हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग देख रहे हो जीएस सिंपलर। आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज शक्ति संसाधन। तो एक खनिज क्या होते हैं? तो खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसमें निश्चित रासायनिक संगठन हो, वे सारी चीज़ें क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ जो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? खनिज कहलाती हैं। अब कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह सारी चीज़ें क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, मतलब हर जगह खनिज नहीं पाए जाते। सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे कि अंटार्कटिक महासागर में अंटार्कटिक। तो खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं। भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, मतलब भूवैज्ञान तो अलग अलग, जैसे कि हर स्थान पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कहीं पेट्रोल पाया जाता है, कहीं कोयला पाया जाता है, तो हर जगह नहीं, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ के स्तर के आधार पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखो खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के? दो तरह के। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है धात्विक अधात्विक, और दूसरा धात्विक। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक। अब जैसे कि खनिज के क्या होता है? जैसे कि खनिज ये खनिज, ठीक है। खनिज एक होता है धात्विक खनिज, एक अधात्विक। धात्विक खनिज में क्या होता है? लोहा, अलोहा, ठीक है। धात्विक खनिज की अब डेफिनेशन देखिए। खनिज जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, सारी चीज़ें क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। अब इसमें क्या लिखा है? खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। तो खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिज वो होती हैं जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट, उसके क्या कहते हैं? सुचालक होते हैं, उसमें करंट प्रवाहित होता है। जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जिसमें एक चमक होती है। जैसे सोने में एक चमक होती है, तो क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक है। अब जैसे कि अधात्विक खनिज वो होते हैं, जैसे कि लोहा। अब इसके उदाहरण जैसे कि लोहा, अयस्क, ऑक्साइड, मैग्नीशियम, अयस्क, ये सारे क्या हैं? धात्विक खनिज है। उदाहरण के लिए ये सारी चीज़ धात्विक है, जैसे कि लोहा खनिज, जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीशियम, ग्रेनाइट। लोहा होता है जो अलोहा खनिज में लोहा में नहीं होता, जैसे कि अब इसमें उदाहरण के लिए धात्विक खनिज लोहा अथवा अलोहा हो सकते हैं। लोहा, ठीक है, खनिज जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीशियम, ग्रेनाइट लोहा होता है। अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ये सीसा आदि होता है। तो एक होता है खनिज होते हैं धात्विक खनिज में लोहा, अलोहा, दो तरह के होते हैं। एक होता है लोहा, एक होता है अलोहा। लोहा में क्या होता है? जैसे कि लोहा में क्या होता है? मैग्नीशियम, अयस्क, ग्रेनाइट, ठीक है, ये होता है। अलोहा में क्या होता है? धातु होते हैं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा। एक होता है धात्विक खनिज। देखो खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। अधात्विक खनिज में धातु जैसे कि चूना, पत्थर, अभ्रमक, ठीक है, जिप्सम, इसके ये उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम अधात्विक खनिज। एक होता है धात्विक, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, ठीक है। ऐसी धात्विक, अधात्विक। अधात्विक में जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, तो ये क्या? अधात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, चांदी,
सोना, ये सिल्वर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, धात्विक खनिज है। अब खनिजों का वर्गीकरण, खनन, धात्विक एक तो द्वारा खनन खुदाई की जा, कूपन, विस्तृत खनन, एक प्रवेधन या अखनन, तो इन द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। देखो इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों को खनिजों से बाहर निकालने को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। खोद के जो इन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है उसे खनन कहा जाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर पर हटाकर नीचे ले जाते हैं, इसे विस्तृत खनन कहते हैं। ठीक है, जो कम गहराई में स्थित हैं, जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, विस्तृत खनन। ठीक है, गहन बेद जिसे कूपक कहते हैं, जो गहराई में स्थित खनिज का निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपक खनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपक खनन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, अब आगे देखो, पेट्रोलियम हो गया, ये प्राकृतिक खनन होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस धरातल बहुत नीचे पाई जाती है, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, प्रवेधन कहलाता है। जब गहन कूपों की जो खुदाई होती है, ये पेट्रोलियम, तेल, डीजल, इन सब चीज़ों को निकाला जाता है, तो उसे कूपों की खुदाई कहते हैं। और इस कूपों की खुदाई जो कहते हैं उसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। जिसे आसानी से निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, और जिसे बहुत गहराई से अंदर से कूपन विधि से निकाला जाता है उसे प्रवेधन कहते हैं। तो ये दो हो गया, एक प्रवेधन और एक आखनन। और खनिज का वितरण देखो, अब ये क्या लिखा है कि खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। पत्थरों में अग्नि सेल पाए जाते हैं, जो आते हैं अग्नि सेल, कार्यांतर सेल, मैंने 7th क्लास में पढ़ा चुका है। जबकि अन्य अवसादी सेल भी पाए जाते हैं। कुछ धात्विक खनिज अग्नि कार्यांतर सेल समूह जैसे कि विशाल पठारों का निर्माण होता है, और ये पाए भी जाते हैं। जैसे कि सेल हैं, नीचे दबते जाते हैं, तो उसमें क्या कार्यांतर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस पीरियड में लोहे, अयस्क, ओटेरियो, ठीक है, तांबा, निकेल निक्षेपण। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटियम, अग्नि कार्यांतर सेल पाए जाते हैं। खनिजों के उदाहरण में जैसे मैदानी नवीनवलित पर्वतों के अवसादी सेलों के समूह में धात्विक खनिज जैसे कि चूना, पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह ये पाए जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका में लोहा खनिज का उदाहरण है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतों में पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। खनिज जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। जी, कोयला, पेट्रोलियम क्या होता है, अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। अब आगे, अभी देखो ये लिखा है, ये थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखो, लोहा और तांबा, लोहा, तांबा और बॉक्साइट, तो ये यहाँ इन जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, तो इसकी चित्र भी हैं। तो ये देखो, ये लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन जगहों पे, यहाँ पे, इस जगह पे, और देखो यहाँ पे, ये देखो ये डायग्राम बना है, यहाँ पे ये भारत में भी पाया जाता है लोहा, इन सब जगहों पे लोहा पाया जाता है। अब यहाँ क्या है, दूसरा चित्र क्या है, लोहा, तांबा। ठीक है, तो तांबे का क्या है, तांबे का ये बॉक्साइट, तो बॉक्साइट कहाँ है, यहाँ पाया जा रहा है बॉक्साइट। ठीक है, ये और ये क्या है, लोहा, और ये सब चीज़ें क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोहा, तांबा। ठीक है, जो इस स्टार की शेप में बना है, इस शेप में ये क्या है, तांबा। और लोहा कौन से, इस जो डायग्राम बना है ये क्या है, लोहा। ठीक है, ध्यान से इसे देख लेना। 8th क्लास की बुक में एशिया महाद्वीप के बारे में बताएंगे। तो भारत में क्या, चीन, भारत, रूस, ये क्या है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया क्या है, चीन और भारत के पास विशाल लोहा, अयस्क,
निक्षेपण है। ये कहाँ पाया था? लोहा चीन में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। ठीक है, ये है महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। ये क्षेत्र क्या करता है? उत्पादन, टीन का उत्पादन। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज ऑक्साइड, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो चीन में, भारत में लोहा अयस्क पाया जाता है। ठीक है, और ये मलेशिया, इंडोनेशिया अग्रणी टीन उत्पादन के लिए फेमस है। चीन में सीसा मिलता है। ठीक है, गस्टन, ठीक है, और यहाँ एंटीमनी, ठीक है, उत्पादन भी होता है। तो ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, निकेल, जस्ता, तांबा आदि चीज़ें ये पाए जाते। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में। तो ये हमने दो चीज़ें पढ़ी एशिया महाद्वीप में, चीन में, भारत में क्या लोहा पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूरोप। तो यूरोप में क्या है? यूरोप विश्व का लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? अयस्क या लोहा। जैसे कि रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निक्षेपण वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेत खनिज निक्षेपण यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो रूस थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी है और बाकी तो अपने एशिया महाद्वीप में है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़? मैग्नीशियम, निकेस खनिज, तांबा, सीसा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। फ्रांस में भी पाई जाती हैं। तो अगला क्या है? उत्तर अमेरिका। एक होता है उत्तर अमेरिका, एक दक्षिण। तो इसमें क्या, उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेपण 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सिल्ट प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश, पश्चिम के पर्वत श्रृंखलाएं लोहा अयस्क, निकेल, सोना, यूरेशियम, तांबा, खनन, कनाडियन, इन सारी चीज़ें पाई जाती है। यहाँ पे जब खनन होता है तो ये सारी चीज़ें, कोयला पाया जाता है। ठीक है, और खनिज जैसे कि खनिज तेल पाया जाता है। यहाँ पे तेल और कोयले जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें देखो, सील्ड प्रदेश में कोयले, अपलेशियन प्रदेश में होता है जो पश्चिमी एंडीलेरा, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेपण पाए जाते हैं। अब हमने ये उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका, तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहा अयस्क सबसे बड़ा उत्पादन है। यहाँ पर ब्राज़ील में क्या, सबसे उच्च कोटि का अयस्क यानी लोहा पाया जाता है। चिली, पेरू तांबे के लिए अग्रणी उत्पादन है। मतलब कि चिली में कौन सा? पेरू तांबे। चिली में पेरू तांबे में अग्रणी उत्पादन है। ब्राज़ील, बोलीविया विश्व में टीन के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों देश, ब्राज़ील, बोलीविया विश्व के लिए टीन के सबसे उत्पादक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभ्रमक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेपण भी हैं। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। पेरू में, कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। पेरू के कोलंबिया में भी पेरू और कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। लेकिन दक्षिण अमेरिका में देखो क्या क्या पाया जाता है? सोना, चांदी, जस्ता, मैग्नीशियम ऑक्साइड, भ्रमक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस, हीरा, ये सारे विशाल निक्षेपण यहाँ पर पाए जाते हैं। विशाल खनिज तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं दक्षिण में। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में मैंने पहले पढ़ाया था, कैसा महाद्वीप है ये। ठीक है, अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। खनिज संसाधनों में सबसे धनी देश है। यह हीरा,
सोना, प्लेटिनियम विश्व के सबसे बड़ा उत्पादन है। सबसे बड़ा क्या उत्पादन है? अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, चंबे, जायरे विश्व के सोने का सबसे बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेशियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, बिलिया, अंगोला में पाए जाते हैं। तेल कहाँ पाए जाते हैं? इन 3 देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, किन 3 देशों में? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाए जाते। तेल कहाँ पाए जाते हैं? नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ें। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन है। सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन किसका है यहाँ पे? ऑक्साइड का, बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टीन, निकेत अग्रणी उत्पादक हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज संपन्न है। ठीक है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगूली और कूलगाड़ी क्षेत्र में सोने सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 2 क्षेत्रफल कालगूली और कूलगाड़ी में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। तुम्हें पता है कि अंटार्कटिक महाद्वीप बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। ये बहुत विशाल क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विश्व खनिज निक्षेपण में पूर्व अनुमान से कुछ संभव विशाल के लिए अंटार्कटिका भूवैज्ञानिक पर्यटक के रूप में सुप्रसिद्ध है। ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपण पूर्व अनुमान किया गया। पूर्व अनुमान लगाया गया है यहाँ पे कि लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्य मात्रा उपलब्ध है। अभी खोजा नहीं है, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भी क्या कोयला, लोहा, अयस्क, सोना, चांदी का अनुमान और तेल का अनुमान लगाया जाता है। अब इसमें क्या है? खनिज का उपयोग। अब खनिज हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि हम खनिज 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा। एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक। धात्विक खनिज का यूज़ करते हैं, जैसे लोहा मशीनों के काम आता है, सोना ज्वेलरी के काम आता है, चांदी ज्वेलरी के काम आती है, आभूषण बनाने के लिए काम आती है। जैसे कि टीन के बर्तन भी बनते हैं। ठीक है, तो ये खनिज का उपयोग जैसे कि रत्नों के लिए, सोना जवाहरात बनाने के लिए खनिज का प्राय कठोर होते हैं। इन आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जड़ा ताजा और तांबा तथा धातु जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कपूर उद्योग में उपयुक्त होने वाले सिलिकॉन से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे अयस्क बॉक्साइट से अधिक प्राप्त किया जाता है। उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज़, जैसे कि हम सिल्वर का यूज़ करते हैं जैसे कि हवाई जहाज़ बनाने के लिए, बोतलबंदी उद्योग, भवन, ये रसोई घर बर्तन, मतलब कि ये सब चीज़ें तो हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बर्तन सिल्वर के, तांबे के, कांसे के बर्तन यूज़ करते हैं, हवाई जहाज़ बनाते हैं, और फैक्ट्री में मशीनरी के काम आती है। तो बड़े बड़े उद्योग धंधे खनिजों से जुड़े होते हैं। तो अब खनिज का संरक्षण कैसे करना है? अब हम इसका, जब ये इतनी यूज़फुल है तो इसका हमें संरक्षण भी तो देना है, तो कैसे करेंगे? तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि इनका बार बार खनन करेंगे तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो ये नवीकरणीय नहीं, अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। ठीक है, जैसे कोयला बनता है तो लेयर के ऊपर लेयर बनती जाती है, तो इसको जो बनने में लाखों अरबों साल लग जाते हैं, तब जाके खनिज का निर्माण होता है। तो मानव उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया बर्बादी घटना आवश्यक है। धातु का पूर्ण चक्रण अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन को संरक्षण किया जा सकता है। हमें इसका यूज़ करना है, लेकिन सावधानी पूर्वक यूज़ करना है, जिससे अगली पीढ़ियों को भी मिले। जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल,
तो इस सबको इस तरीके से यूज़ करना आगे वाली पीढ़ी के लिए बच जाए। लेकिन अगर इसका अंधाधुन हम यूज़ करेंगे तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसे बनने में थोड़ा टाइम नहीं लगता कि एक पेड़ लगाया बन गया, वृक्ष बन गया, नहीं, इसके टाइम में बनने में लाखों सदियाँ लग जाती है। तो इसे हमें उस तरीके से यूज़ करना है कि इसका दहन मतलब यूज़ भी हो जाए और ये आगे की पीढ़ी के लिए बच भी जाए। शक्ति संसाधन, ठीक है। अब आगे क्या है, परंपरागत स्रोत। अब से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जो लंबे समय समान उपयोग में लाए जा रहे ईंधन, जैसे कि जीवाश्मी ईंधन परंपरागत रूप से मुख्य स्रोत हैं। अब ईंधन का उपयोग कैसे, पकाने, जैसे कि उष्मा के लिए यूज होता है, खाना पकाने या उष्मा के लिए उपयोग होता है, व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग किए जा रहे 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन प्राप्त होती है। ईंधन का जो यूज होता है वो 50% इसी में। तो लाभ और हानि, खनिज का तेल और प्राकृतिक गैस। अब देखो, एक होता है लाभ, इसके हानि और लाभ, एक होती है प्राकृतिक गैस और एक होती है खनिज तेल। तो आसानी से परिवर्तनीय है, ठीक है। पेट्रो रासायनिक उद्योग का आधार है ये, ठीक है। आसानी से परिवहनीय ट्रैक्टर, और ये पेट्रो रासायनिक उद्योग है। और ये प्राकृतिक, जैसे आसानी से परिवहन, पाइपलाइन से परिवहनीय। तेल कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता है, तेल कोयले से अधिक स्वच्छ और तेल सस्ता है। तेल अधिक गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन के अपेक्षा में नियुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा हो सकती है। इसे ईंधन का मतलब कि देखो, ईंधन का हम यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करेंगे तो धुआं भी होगा, उससे अच्छा हम क्या करें, गैस का यूज़ करें, जो स्वच्छ और साफ ईंधन भी होगा। अब ऊर्जा के स्रोत, जिसके बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। संग्रहण में अधिक समय का उपयोग होता है, प्रदूषण फैलाने वाला है ये। हरित गृह प्रभाव को वृद्धि करता है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। और ये प्रदूषण स्रोत है, मतलब कोयले के बारे में बता रहे हैं कि प्रदूषण भी फैलाता है। एक बार ख़त्म होने का पूर्ण चक्र नहीं हो सकता, बनने में हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। तो हमें इसकी जगह की गैस का यूज़ करेंगे, ना कि हम किसका, कोयले का यूज़ करें। कोयले के जलाने से, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम ये कोयले प्रेस करने के लिए यूज़ करते थे, अगर हम प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें तो कम पैसों में और कम खर्चे में अच्छे से हो भी जाएगा, प्रेस भी अच्छी क्वालिटी की होएगी। तो हम क्यों कोयले का यूज़ करें, जब वो अनवीकरणीय संसाधन है, पूर्ण चक्र नहीं हो सकता उसका जल्दी, तो हम उसे जल्दी यूज़ ना करें। जल से हम विद्युत बनाते हैं, जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अगर हम उस अगर विद्युत का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है, एलपीजी गैस का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, प्रदूषण रहित होगा वो, ठीक है। तो इसका एलपीजी का, अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और कोयले का यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, प्रदूषण मुक्त है। लाइट क्या है, प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई के लिए अच्छी है, ठीक है, सस्ता है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो रहा है निम्न, ठीक है। हानि क्या हो रही है, क्षेत्रों में जल की कमी, और ये खर्चीला तो है ही है। अब इसमें देखो, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष धरती के अंदर, अब देखो जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं, किसी पेड़ गिर गया, टूट गया, उस पर एक परत चढ़ी, फिर मिट्टी की लेयर चढ़ी, फिर दूसरी लेयर चढ़ी, फिर तीसरी, ऐसे सदियों बीत जाती है, तब जाके हम जीवाश्म ईंधन बनते हैं। अब जैसे क्या है, वो पढ़ के बताती है एक बार, पेड़ों या जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष धरती के अंदर दबे रहते हैं, लाखों वर्षों से ज़मीन के अंदर क्या दबे हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तन हो जाते हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इस खनिजों के भंडारण सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस पर दर से इसका उपयोग कर रही है, वह उसके निर्माण की दर से कहाँ अधिक है, इसलिए शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि यूज़ करने वाले तो बहुत हैं, समझ रहे हो,
यूज़ करने वाले बहुत हैं, लेकिन इसका पूर्ण चक्रण होना इतना आसान नहीं है। तो हमें इस सावधानी से यूज़ करना है कि इसका पूर्ण चक्रण तो होने में सदियों बीत जाएंगे तो बच भी जाए लोग। अब तुम्हारे पास कोई चीज़ है, उसका तुम दूसरे तरीके से यूज़ करो, जैसे कोयला है, कोयले की जगह तुम इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रेस यूज़ कर लो, ठीक है। कोयले से तुम ईंधन जलाते हो, उसकी जगह तुम किसका यूज़ कर लो, एलपीजी गैस का यूज़ कर लो, ठीक है। डीजल है, पेट्रोल की जगह तुम बस, जैसे कि तुम अपनी कार से अकेले जा रहे हो, उसकी जगह तुम बस से चले जाओ, तो क्या होगा, पेट्रोल की बचत होगी, जीवाश्म ईंधन की बचत होगी। तो ये अनवीकरणीय संसाधन हमारे विलुप्त नहीं होंगे। अगर हम इसका असीमित तरीके से अंधाधुंध यूज़ करेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सीमित है, ठीक है। असीमित नहीं है, जल की तरह नहीं है, ये सीमित है। इसका पूर्ण चक्रण होने में हजारों लाखों वर्ष लगती हैं। अब कोयला, जैसे कि अब कोयले के बारे में पढ़ेंगे। कोयला एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है जिसे बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। और पहले क्या था कि हमारे जो ट्रेन चलती थी कोयले से चलती थी, और इसकी स्पीड भी स्लो होती, लेकिन अब किससे चलती, इलेक्ट्रिसिटी से चलती, लाइट से चलती। तो हमने क्या किया, पेट्रोल, इस कोयले को बचा लिया। अब ये लिखे, ये बहुतायत पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प ईंधनों, विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कोयले का लाइट के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि पानी और लाइट के यूज़ से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कोयले से प्राप्त विद्युत तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फार्म या दलदल की पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतहित धूप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये अंदर से निकला होता है, पृथ्वी की खनन करते हैं तब ये कोयला निकलता है। तो ये क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगर इसका बहुत अंधाधुन यूज़ करेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या है, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, भारत कोयला उत्पादन में क्षेत्रीय रानी रंजन पश्चिमी बंगाल तथा झारिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है, ठीक है। ये कहाँ पे इसका ये अग्रणी कोयला उत्पादन कहाँ पे होता है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। भारत का कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज, भारत में कहाँ पे, राजीगंज, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारिया धनबाद और बोकारो झारखंड। तो भारत में कहाँ पाया जाता है, रानीगंज, बंगाल, धनबाद और बोकरा झारखंड में, ठीक है। अब पेट्रोल होता है, ये डीजल गाड़ी चलती है, ठीक है। तो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, पेट्रोल से क्या करते हैं, चाल, तो कार चलती है। अब हम गैस का यूज़ भी तो करते हैं, पेट्रोल की जगह हम किससे यूज़ करें, गैस का यूज़ करें, सीएनजी गैस यूज़ करते हैं उसके लिए। आपकी साइकिल को चरमराने में रोकता है, ठीक है, चरमराने में रोकता है। दोनों शुरुआत गाढ़े कोयले द्रव जैसी होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये सेलों की परतों के मध्य में पाया जाता है, सेल पत्थरों की बीच में पाया जाता है, मध्य में। बेहद अपतटीय तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। ये अंदुपरांत इसे परीक्षणशाला भेजा जाता है, ठीक है। ये परिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से भिन्न तरह के उत्पादन डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश ईरान, इराक, सऊदी अरब,
कतर। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, ठीक है, अल्जीरिया। भारत मुख्य उत्पादन क्षेत्र में असम, डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे, हाई, कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, सऊदी अरब हो गया, कतर, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, सारे देशों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सब सारे देश इसका यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसे काला सोना इसलिए कहते हैं कि बहुत मूल्यवान है और ये ज़रूरतमंद भी है। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस, गैस का क्या है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपण के साथ पाई जाती हैं। तो क्या लिखा है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपण के साथ पाई जाती है तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नार्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस प्रमुख उत्पादक हैं। तो ये कौन से देश उत्पादक? नीदरलैंड, रूस, नार्वे, ठीक है, यूके। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन। विश्व बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस अपने पर्याप्त भंडार हैं। ये बहुत कम देश हैं जिस पे ये प्राकृतिक भंडार पाए जाते हैं। तो हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन को उपयोग तीव्र वृद्धि और चिंताजनक दर से इन्हें सम्मिलित तक पहुंचा दिया है। ये चिंताजनक विचार है कि अगर ये संसाधन विलुप्त हो जाएंगे तो इसके पुनर्चक्रण में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए इसका हमें सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए। ईंधनों के उजलने से निकलने वाली विषैले प्रदूषण भी चिंता का विषय है। अगर ये ईंधन जलेंगे और इससे जो गैसें निकलेंगी उसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये क्या हमारे हिमालयों को पिघला देगा। तो क्या होगा? बाढ़ की सिचुएशन आ जाएगी। जब बाढ़ की सिचुएशन आएगी तो जब बाढ़ आ जाएगी उसके बाद सब कुछ पिघल जाएगा। उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ये वायुमंडल को थामे रखता है ना, ज़्यादा, जैसे कि ये ठंडा नहीं होने देता है पृथ्वी को, तो इसका टेम्परेचर बनाए रखता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना या अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है जो अनंत सूख जाती हैं। तो इसने हमारा ध्यान ऊर्जा की विभिन्न गैस परंपरा स्रोतों को दोहन की ओर बढ़ाया जो जीवाश्म ईंधनों को स्वच्छतर विकल्प है। जैसे कि अगर ईंधनों का हम अंधाधुंध यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और जब समाप्त हो जाएंगे तो इसको बनाने में तो अभी बताया मैंने कि पुनर्चक्रण काफ़ी टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों को हमें सावधानीपूर्वक और अच्छे से यूज करना है। ठीक है, अगर हम जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल या किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे सावधानीपूर्वक, अगर हम पेट्रोल की जगह एलपीजी का यूज़ करेंगे, पास में जाना है हमें तो स्कूटी या गाड़ी का यूज़ करने की जगह हम साइकिल का यूज़ करें। अब तो देखो केजरीवाल अपने देश में, मतलब अपने राज्य में इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट से चलने वाले, चार्जिंग वाले, बैटरी वाली साइकिल भी चलाई हैं और चार्जिंग वाले रिक्शा गाड़ी भी चलाई हैं जो पेट्रोल से नहीं चलती। ठीक है, एलपीजी से गाड़ियाँ चलती हैं। तो इससे क्या है? हम अपने पेट्रोल को बचा रहे हैं, डीजल पेट्रोल को बचा रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसमें कोयला और पानी का यूज होता है। तो इससे भी क्या हो रहा है? इसकी खपत हो रही है। तो इससे हमें लाइट को भी इस तरीके से यूज़ करना है कि इसको ज़्यादा खपत नहीं करनी है। अगर हम अंधाधुंध लाइट भी यूज़ करेंगे तो सोचो हमारे ये कोयला यूज होता है लाइट बनने में। तो हमें हर चीज़ को सावधानीपूर्वक यूज़ करना है। ये कोयला, पेट्रोल, ये सारे क्या अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, सोने के समान है। बांधों में, अब देखो क्या लिखा है, बांधों में वर्षा जल, अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? जल और विद्युत। ठीक है,
बांधों में वर्षा और जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्तर टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जेंटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ये जल विद्युत कहलाती है। क्या होता है, टरबाइन की सहायता से ऊपर गिराया जा, इसमें क्या है, बांध के नीचे स्थित एक टरबाइन लगाया जाता है, उसके ऊपर से गिराया जाता है और घूमते हुए ब्लेड या जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पादन करने के बाद जल बहता है। इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पादन होता है और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादन देश के पारग्वे, नार्वे, ब्राज़ील, चीन, भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा कहाँ पे हैं, विद्युत केंद्र भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, ठीक है, बांध है ये, और दामोदर नदी, ठीक है। ये परियोजनाएं जहाँ पर यहाँ पे विद्युत उत्पादन का काम होता है। ये देखो ये बांध बने हैं, तो ये देखो ये यहाँ पे पानी है, ये पानी है, वही मैंने बताया था ये पानी है। ये देखो धारा, यहाँ से ये बांध बना दी गए, ये बांध बनाए, यहाँ से पानी है, ये पानी आ रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके से ये लगा दिए। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर लगा दिए यहाँ पे। ये देखो ये क्या है, जनरेटर लगा दिए। जनरेटर के बाद ये पानी गिर रहा है, ये इस तरीके से ये यहाँ पे यही पानी गिर रहा है। यहाँ पे क्या लगा दिया, टरबाइन। पानी क्या है, टरबाइन में से गिर रहा है, तो ये क्या हो गया, विद्युत का उत्पादन। यहाँ पे बिजली आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, विद्युत यानी यहाँ पे अगर इस तरीके से गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत। तो जल संचय, तो जल इससे क्या, इस तरीके से क्या बनता है, विद्युत बनता है। यहाँ से आया पानी, यहाँ पे जनरेटर लगाए, फिर यहाँ पे टरबाइन लगाया और टरबाइन लगा के विद्युत बनती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। अब इसमें क्या है, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न होता रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो ईंधन के भंडारण समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय हैं, इसका उपयोग आवश्यकता है। तो जैसे कि अगर हम पवन ऊर्जा का यूज करें, सौर ऊर्जा का यूज करें, तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अगर परंपरागत स्रोत का हम यूज़ करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीज़ों का यूज़ करें, तो ये क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका भंडारण क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अतिरिक्त उसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। ये अगर इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारी पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है। जब ये ऊपर आसमान में जाता है तो ये सबसे बड़ा नुकसान करता है कि हमारी जो ओजोन परत होती है उसका ह्रास करता है। जब उसमें ह्रास होगा ओजोन परत में, तो उससे ओजोन परत में एक छिद्र हो जाएगा। जब उसमें छिद्र होगा तो क्या होगा, सूर्य की किरणें जो ओजोन परत लेयर में से जो छन के आती थी वो डायरेक्ट आएगी। तो इससे क्या होगा, जब डायरेक्ट आएगी तो लोगों की स्किन जलेगी, तो उन्हें स्किन कैंसर होने का खतरा है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हिमानियाँ हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत है जिस पे जो बर्फ़ जमी हुई है, उसका पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जब उसका पिघलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी। जब नदियों में बाढ़ आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो भयंकर रूप से बाढ़ हो जाएगी। जब बाढ़ आ जाएगी तो नदियों का पानी एकदम से आ जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियाँ, महामारियाँ उत्पन्न हो जाएगी। अब जो हिमालय जो पिघल चुके हैं उसके द्वारा तो बर्फ़ नहीं आएगी, जब टेम्परेचर तेज़ी होगा तो पिघलता रहेगा, तो क्या होगा, पानी भी, यहाँ पानी की कमी हो जाएगी।
नदियाँ भी सूख जाएंगी बाद में, धूप निकलेगी तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन होगा। और जब बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन क्या है कि प्राकृतिक के अनुसार जो इन्वायरमेंट चलता है वो जलवायु होती है, लेकिन उसमें अगर परिवर्तन आ जाए तो बहुत बड़ी प्रलय जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इंसानों को जीवन का स्तर है उसका इन्वायरमेंट चेंज कर देता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, परेशानी क्रिएट करता है। तो ऐसे हमें कोई संसाधनों को इस तरीके से यूज़ करो कि उसका अंधाधुंध दहन ना हो, ना ही प्रकृति को हमारे नष्ट हो। पेड़ पौधे भी खराब हो जाएंगे, वनों में आग लग जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वन में क्या आग लगेगी। और अक्सर सुनने में इमेजिन वन में आग लग गई, इस वन में आग लग गई, तो ये किससे, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो आग लग जाती है। अब इसमें क्या है, हम लाभ पढ़ेंगे। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के क्या पढ़ेंगे हम, लाभ पढ़ेंगे और हानियाँ। प्रदूषण, इसकी क्या, पवन ऊर्जा क्या होती है, प्रदूषण मुक्त होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन करती है, सुरक्षित और साफ है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण है। पवन चक्कियों के स्थापित करना महंगा होता है। ठीक है, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, मतलब कि प्रशासन में क्या है, और पक्षियों के लिए हानिकारक है। जो पक्षी होते हैं उसके लिए हाँ। और सौर ऊर्जा के लाभ हानि, हानि क्या है, खर्चीला स्रोत है। विपरीत होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है समय में, और प्रदूषण ये मुक्त है, ये प्रदूषण मुक्त है इसकी। अब ज्वारीय ऊर्जा होती है, कई तरह की ऊर्जा होती है, तो ये प्रदूषण मुक्त है, समाप्ति है। ठीक है, ये वन्य जीव आवास के लिए हानिकारक है। ये इसका दोहन कठिन होता है। अगर एक बार ज्वारीय ऊर्जा का हम बनाते हैं तो इसका दोहन वो पड़ा रहता है जैसे प्लास्टिक की तरह। ठीक है, ऊर्जा गैस परंपरागत स्रोत। परमाणु ऊर्जा बड़ी मात्रा में उत्पादक होता है, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पादन करता है और ये खर्चीला होता है। ठीक है, बायोगैस कम लागत में बन जाती है, उपयोग में आसान होती है, जैव व्यर्थ का उपयोग होता है, बायोगैस का उत्पादन होता है, हरित गृह प्रभाव का कारण बनता है। हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे बढ़ती है। भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ पर्यावरण के लिए हितैषी है, हर समय उपलब्ध है, शहर से बहुत दूर अवशिष्ट होने के कारण विद्युत वहन ये खर्चीला स्तर है। इससे मतलब कि अगर भूतापीय ऊर्जा का हम यूज करते हैं तो ये बहुत खर्चीली होती है, इसका ये हानिकारक पॉइंट है। अब देखो ये क्या लिखा है, कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा उपयोग प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात के संकेतों में भी होता है। और पवन ऊर्जा एक समाप्य स्रोत है जो पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, मतलब बहुत टाइम से चला है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाते और विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्की समूह से युक्त पवन फॉर्म में तटीय क्षेत्र या पवन घाटियों में जहाँ प्रबल लगातार हवाएं चलती रहती है वहाँ पे इसे विस्थापित किया जाता है। जैसे ये रही पवन चक्की, ये अपने आप चलती रहती है, इस तरीके से चलती है, ये हवाओं पे निर्भर होती है, जैसी हवा चलेगी वैसे ये होगा। अब चलने वाली स्थिति में पवन फोन नीदरलैंड, जर्मन, डेनमार्क, यूके, यूएस, स्पेन में पाए जाते पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। अब वायु ऊर्जा
देखो वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम, थोरियम परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन में गुजरते हैं और उत्पादन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा सबसे बड़ा उत्पादन संयुक्त और यूरोप में, भारत में राजस्थान में झारखंड के पास, भारत में कहाँ पे, राजस्थान में झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेपण है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल, ठीक है, मोनोजार्डट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में, कलपक्कम महाराष्ट्र में, तारापुर राजस्थान में, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर उत्तर प्रदेश में, नरोरा और कर्नाटक में केंगा में है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु में, ठीक है, महाराष्ट्र में, तारापुर में, राजस्थान में, कोटा में, निकट राणा प्रताप सागर उत्तर प्रदेश, नरोरा कर्नाटक, केंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये ऊर्जा संयंत्र के लिए संयंत्र हैं, ठीक है। अब यह भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, जमीन से निकल, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई में बढ़ने के साथ तापमान लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी तापमान ऊर्जा भू सतह में गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह एक ताप ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने में उपयुक्त की जाती है। ये वर्षा से गर्म जल के स्रोतों, ठीक है, ये देखो, ये जमीन के अंदर से परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन होता है इससे। नाभिकीय ऊर्जा है, ये नाभिकीय ऊर्जा है, गर्म जल इससे निकलता है, ठीक है। विखंडन ऊर्जा है, ठीक है, ये क्या है, भाप है, ये टरबाइन इसमें लगा है, जनरेटर है, और इससे क्या हुई, विद्युत उत्पादित हो गई। भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊर्जा प्राप्त करने, नहाने के उपयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। कहाँ पे, यूएसए में, नीदरलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस में, मध्य अमेरिका में, कहाँ पे, फिलीपींस में, आइलैंड में, आइसलैंड में, ठीक है, मध्य अमेरिका में। भारत के भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, लद्दाख के पुंगा घाटी में पाए जाते हैं। लद्दाख के पुंगा घाटी में ये बनते हैं, ठीक है, ये देखो इस तरीके से बनते हैं। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक रूप से दरार की जाती है यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे ये कुएँ लगा ऐसे करके घेरे, तो यहाँ पे भाप, कुआं, जल, फिर यहाँ टरबाइन, फिर ये जनरेटर लगाए जाते हैं, ये अंदर तक किए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है, तो ज्वार उत्पादन के ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विरोधन समुद्र में सक्रिय मुहाने पे बांध का निर्माण किया जाता है। अब ये देखो, जल में भी है ज्वारीय ऊर्जा। समय ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध के स्थायी टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत की खाड़ी विशाल में ज्वारीय मिल सकते हैं। ये देखो बायोगैस है। बायोगैस किसका होता है, गोबर, खाद, टैंक बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, बायोगैस बनती है, ठीक है। तो खाद, उर्वरक, ये सारी चीज़ें नीचे जमा दी जाती है। जब इसे बाद में निकालते हैं तो इसका क्या होता है, बायोगैस का उत्पादन होता है। ये कैसे, देखो, जैविक पदार्थ जैसे कि जैविक अपशिष्ट, जैसे कि मृत पौधे, जंतु के अवशेष, पशु का गोबर, रसोई में से बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ, गैसीय ईंधन, ठीक है, बायोगैस का निर्माण करते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया बायोगैस
सेंध में अवघटित हो जाते हैं, इसे ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। अनिवार्य रूप से ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का भी सर्वोत्तम ईंधन है। इसके प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अब इसमें क्या है कि ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत कठिन है, खर्चीला है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें, ये ऊर्जा भविष्य में सुनहरा बनाए रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जैसे कि बायोगैस ज़मीन के अंदर चीज़ें सड़ी गली गोबर ये सारी जानवर सबको अंदर दबा देते हैं, तो उससे क्या आता है बायोगैस। पवन ऊर्जा का यूज पड़ा है। अनवीकरणीय संसाधन पढ़े हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अब अनवीकरणीय संसाधन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो लाइक करना, अगर नहीं समझ आया डिसलाइक करना। और थैंक यू वॉचिंग फॉर